नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिले की जानकारी आपको आज की पहली खबर पे बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, यहाँ इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके बेहद काम की होने वाली हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन लिखी हुई दिख रही होगी। हम लोग इसी खबर पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। ये आज की पहली बड़ी खबर होने वाली है। आपको बता दें मित्रों, महाकुंभ 2025 प्रयागराज संगम स्टेशन बंद, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण बड़ा फैसला। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को 9 फरवरी रविवार दोपहर 1:30 बजे से बंद करने का फैसला लिया है। पहले ये स्टेशन 12 फरवरी की पूर्णिमा को ध्यान में रखते हुए 11 फरवरी से बंद किया जाना था, लेकिन अत्यधिक भीड़ को देखते हुए इसे पहले ही बंद कर दिया गया। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज संगम स्टेशन पहले भी स्नान पर्वों पर बंद किया जाता रहा है, लेकिन इस बार स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई है। दारागंज रेलवे स्टेशन को पहले ही स्थायी रूप से बंद किया जा चुका है और अब प्रयागराज संगम स्टेशन भी महाकुंभ समाप्त होने तक बंद रह सकता है। ये स्टेशन कुंभ क्षेत्र से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए यहाँ यात्रियों की अत्यधिक भीड़ जमा हो रही थी। प्रशासन के अनुसार महाकुंभ में रोजाना लगभग 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आ रहे हैं, जिससे मेला क्षेत्र से लेकर पूरी शहर तक यातायात और अन्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी स्वयं ग्राउंड जीरो पर उतरकर स्थिति को नियंत्रित करने में लगे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिसकर्मी दिन रात बिना रुके काम कर रहे हैं। कई पुलिस अधिकारी 16 से 18 घंटे और कभी कभी लगातार 50 घंटे तक ड्यूटी कर रहे हैं। पुलिस उपायुक्त वैभव कृष्ण के अनुसार मेला क्षेत्र में यातायात को पूरी तरह से नियंत्रित किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और जो विशेष पास जारी किए गए थे उन्हें भी अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन का दावा है कि इस फैसले से भीड़ को सुगमता से नियंत्रित किया जा सकेगा और श्रद्धालुओं को संगम पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों, यूपी का बजट 19 फरवरी को पेश होगा, किसानों और युवाओं के लिए बड़े ऐलान संभव। उत्तर प्रदेश का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और राज्य सरकार 19 फरवरी को अपना वार्षिक बजट पेश करेगी। इस बार का बजट 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जो राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये बजट खासतौर पर किसानों, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सरकार का दावा है कि इस बजट में किसानों की आय बढ़ाने, बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने और नए रोजगार सृजन के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी। वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है। विपक्षी दल महाकुंभ के दौरान हुई अव्यवस्थाओं, किसानों की समस्याओं और कानून व्यवस्था के मुद्दों को उठाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। बजट सत्र लगभग 1 सप्ताह तक चलेगा, जिसमें सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाएगी और विपक्षी दल विभिन्न मुद्दों पर सवाल खड़े करेंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने संकेत दिया है कि इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है गन्ना किसानों के लिए राहत, प्रति क्विंटल 10 रुपये बढ़ा समर्थन मूल्य। गन्ना किसानों के लिए सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। गन्ना का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 10 रुपये बढ़ा दिया गया है। इससे पहले भी 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी, यानी इस साल कुल 20 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान ये घोषणा की थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। नई दरों के अनुसार उत्तम किस्म के गन्ने का मूल्य 375 रुपये प्रति क्विंटल, सामान्य किस्म का मूल्य 355 रुपये और निम्न किस्म का मूल्य 320 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि इस फैसले से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और गन्ना उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने CFMS प्रणाली लागू की है, जिसके तहत किसानों के बैंक खातों में सीधे भुगतान किया जाएगा। इसके लिए किसानों को अपना आधार नंबर, जन्मतिथि और पिन कोड संबंधित चीनी मिल में जमा करना होगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। PM किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त इस महीने जारी होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार यात्रा के दौरान इस योजना के तहत नई किस्त जारी कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में घोषणा की थी कि इस योजना की 19वीं किस्त फरवरी के अंत तक किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। हालांकि इसके लिए किसानों को eKYC पूरा करना जरूरी है, ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके और सहायता राशि सही लाभार्थियों तक पहुंचे। इस योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये की सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। किसानों को eKYC कराने के लिए PM किसान पोर्टल, मोबाइल ऐप या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर का उपयोग करना होगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों, यूपी सरकार का बड़ा कदम, किसानों की आय बढ़ाने के लिए वाइन उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने फल उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। सरकार वाइन बनाने वाली कंपनियों को हर जिले में विशेष दुकानें खोलने की अनुमति देगी, जहां किसानों द्वारा उत्पादित फलों से बनी वाइन बेची जाएगी। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि इस कदम से स्थानीय किसानों को उनके फलों का उचित दाम मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा सरकार ई लॉटरी प्रणाली भी लागू करने जा रही है, जिससे शराब की दुकानों का आवंटन पारदर्शी तरीके से होगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। महाकुंभ को लेकर भ्रामक पोस्ट करने वालों पर पुलिस का शिकंजा, 14X अकाउंट पर कार्रवाई। महाकुंभ 2025 को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ यूपी पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। रविवार को प्रयागराज पुलिस ने 14X अकाउंट के खिलाफ FIR दर्ज की है। इन अकाउंट्स पर आरोप है कि झारखंड की एक पुरानी घटना के वीडियो को महाकुंभ से जोड़कर पोस्ट किया गया, जिससे भ्रम की स्थिति बनी। इससे पहले भी भगदड़ से जुड़े फर्जी वीडियो पोस्ट करने वाले 11 सोशल मीडिया अकाउंट पर कार्रवाई की गई थी। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार के निर्देश पर सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। महाकुंभ से जुड़ी किसी भी गलत जानकारी पर प्रशासन तुरंत प्रतिक्रिया दे रहा है, ताकि श्रद्धालुओं में कोई भ्रम न फैले। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। आयुष्मान योजना में पात्र होते हुए भी क्यों वंचित रह जाते हैं कई लोग, जानिए वजह। आयुष्मान भारत योजना को गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त इलाज देने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत सरकार 5 लाख रुपए तक का इलाज पूरी तरह से मुफ्त में करवाती है। ये सुविधा देश भर के सूचीबद्ध निजी और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पात्रता होने के बावजूद भी कई लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पाते? आखिर इसकी वजह क्या है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना साल 2018 में शुरू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को चिकित्सा खर्च से राहत देना था। सरकार ने कुछ विशेष पात्रता मानक तय किए हैं, जिनके अनुसार ही लोगों को इस योजना में शामिल किया जाता है। हालांकि कई लोग इन मानकों पर खरे उतरते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि कई योग्य परिवारों का नाम आधिकारिक सूची में शामिल नहीं होता। कई बार सरकारी रिकॉर्ड अपडेट नहीं होते, जिससे जरूरतमंद लोग इस योजना से बाहर रह जाते हैं। इसके अलावा तकनीकी खामियों और दस्तावेजों की कमी के कारण भी कई लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पाता। कुछ मामलों में अस्पतालों द्वारा भी मरीजों को सही जानकारी नहीं दी जाती, जिससे वे योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं। सरकार इस समस्या को हल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हाल ही में डिजिटल हेल्थ कार्ड प्रणाली शुरू की गई है, जिससे से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। अगर आप इस योजना के पात्र हैं लेकिन अब तक लाभ नहीं मिला है, तो अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या सरकारी अस्पताल में संपर्क करें और अपनी पात्रता की जांच कराएं। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। दिल्ली और NCR के हर राज्य में बनी बीजेपी सरकार, PM मोदी ने रचा नया इतिहास। दिल्ली के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR के सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 48 सीटों पर विजय प्राप्त की। इस जीत के साथ ही पार्टी ने करीब 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक जीत के लिए दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह जीत हर वर्ग, हर समुदाय और हर भाषा बोलने वाले लोगों की है। दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार पहले से थी। अब जब दिल्ली में भी पार्टी सत्ता में आ गई है, तो पूरे NCR में एक ही दल की सरकार होगी। इससे विकास कार्यों को तेजी मिलेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन और नागरिक सुविधाओं में सुधार देखने को मिलेगा। अगर दिल्ली चुनाव के इतिहास पर नजर डालें, तो साल 1993 से 1998 तक भारतीय जनता पार्टी का शासन था। इसके बाद 1998 से 2013 तक कांग्रेस की सरकार रही। साल 2013 से 2023 तक आम आदमी पार्टी सत्ता में रही। अब 2025 में हुए चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की है। विशेषज्ञों का मानना है कि पूरे NCR में एक ही पार्टी की सरकार होने से प्रशासनिक समन्वय बेहतर होगा और आने वाले वर्षों में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। महाकुंभ में सुचारू यातायात, पुलिस ने उठाए कड़े कदम। महाकुंभ के दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। DIG वैभव कृष्ण ने बताया कि ट्रैफिक जाम की समस्या से बचने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है और कमिश्नरेट पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। DIG के अनुसार कुंभ मेला क्षेत्र में कहीं भी जाम की स्थिति नहीं है। श्रद्धालु अलग अलग रास्तों से पैदल चलते हुए संगम पहुंच रहे हैं। वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, ताकि कोई भी अव्यवस्था न हो। इसके अलावा जो विशेष पास पहले जारी किए गए थे, उन्हें भी अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि VIP मूवमेंट की वजह से आम श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कुंभ मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर पुलिस चौकन्नी बनी हुई है। अगर आप भी महाकुंभ में जाने की योजना बना रहे हैं, तो सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें और अनावश्यक भीड़भाड़ से बचें। प्रशासन की कोशिश है कि हर श्रद्धालु को आरामदायक और सुरक्षित अनुभव मिल सके।
चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। नया नोएडा बनेगा आधुनिक शहर, किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ। नोएडा प्राधिकरण ने नया नोएडा विकसित करने की योजना बनाई है, जिससे न केवल शहर का विस्तार होगा बल्कि आसपास के किसानों को भी फायदा मिलेगा। इस परियोजना के तहत कुल 87 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। नोएडा, गाजियाबाद और दादरी क्षेत्र में बनने वाले इस नए शहर में किसानों से समझौते के आधार पर जमीन ली जाएगी। खास बात यह है कि समझौते के समय ही किसानों को मुआवजे के साथ साथ विकसित आवासीय भूखंड का आवंटन पत्र भी दिया जाएगा। इसके अलावा गांव की आबादी और विकसित सेक्टरों के बीच की सीमाओं को लेकर भी स्थायी समाधान निकाला जाएगा। अधिग्रहण की गई जमीन से 100 से 200 मीटर की जगह को गांव की परिधीय सड़क के रूप में छोड़ा जाएगा। नोएडा प्राधिकरण ये सुनिश्चित कर रहा है कि इस नए विकास क्षेत्र में कोई विवाद न हो। इसके लिए जिला अधिकारियों के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अगर यह योजना सफल होती है तो नया नोएडा एक आधुनिक और सुव्यवस्थित शहर के रूप में विकसित होगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। यूपी में बम्पर सरकारी भर्ती, 11,000 से अधिक पद, अच्छी सैलरी का मौका। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर आया है। राष्ट्रीय ग्रामीण मनोरंजन मिशन सोसाइटी ने उत्तर प्रदेश में 11,335 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए 12वीं पास से लेकर स्नातकोत्तर तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन भर्तियों में डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, कम्युनिकेशन ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, कंप्यूटर असिस्टेंट और ब्लॉक फील्ड ऑफिसर जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 20,660 रूपए से लेकर 33,560 रूपए तक का वेतन मिलेगा। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 20 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवार को nrrmsvacancy.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। भर्ती प्रक्रिया के तहत पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। इस भर्ती में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता और अनुभव मांगा गया है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए स्नातकोत्तर और 3 साल का अनुभव आवश्यक है, जबकि ब्लॉक डेटा मैनेजर के लिए स्नातक के साथ MS ऑफिस का ज्ञान जरूरी है। वहीं कुछ पदों के लिए 12वीं पास और कंप्यूटर कोर्स की मांग की गई है। इस मौके को हाथ से न जाने दें और जल्द से जल्द आवेदन करें। सरकारी नौकरी के इस शानदार अवसर का लाभ उठाने के लिए जरूरी योग्यता और दस्तावेज पहले से तैयार रखें, ताकि अंतिम तिथि से पहले आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाए। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। इंडियन नेवी में 270 पदों पर भर्ती, युवाओं के लिए सुनहरा मौका। भारतीय नौसेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन नेवी ने वर्ष 2026 के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के 270 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 फरवरी 2025 से शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को BE, BTech, BSc, BCom, MCA या MSc में न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। योग्य उम्मीदवारों को पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट होगा। अंतिम चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 1,10,000 रूपए का वेतन मिलेगा। यह एक शानदार अवसर है उन युवाओं के लिए जो भारतीय नौसेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार इंडियन नेवी की आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं तो जल्द से जल्द आवेदन करें और अपने सपनों को साकार करने की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें, ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।